हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं कौन होते हैं, कैसे वो इलेक्ट होते हैं, तो कैसे राष्ट्रपति जो है वो पीएम को पहले अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तो बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में, लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम हमारा है कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, कि कौन कौन से कैटेगरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने कैटेगरी के मीन्स एक तरह से मिनिस्टर्स और होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ नॉट ए सिंगल बॉडी, ठीक है। एक सिंगल बॉडी नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक तरह से कंपोजिट बॉडी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, सबका अलग अलग रैंक होता है। जो हमारा संविधान है वो क्लासीफाई नहीं करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर आएंगे, ठीक है। वो डिफरेंट टाइम पे हमारा संविधान क्लासीफाई नहीं करता है। ये क्लासिफिकेशन है वो एक तरह से जो जैसे ब्रिटिशर्स की प्रैक्टिस मानी जाती है, जैसे ब्रिटिश क्लासीफाई करते थे, अलग अलग जो मिनिस्ट्री है अलग अलग लोगों को देते थे, तो उसी टाइप में जो है यहाँ भी वही यही सिस्टम चलता है, वैसे ही क्लासीफाई किया जाता है। बात करते हैं, पहला है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। पहले कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, तो ऐसे मिनिस्टर जो बहुत एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो कि इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री है वो होल्ड करते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई हमारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री, तो ये सारी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं ये उनके मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। इनका जो नंबर होता है वो करीब करीब 15 से 20 के बीच में होता है। तो 15 से 20 जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं ये उनके मिनिस्टर्स होंगे, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑलवेज हेड अ मिनिस्ट्री एंड इज़ गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। तो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होंगे उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है। अनलेस ही इज़ अपॉइंटेड अ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो ही अटेंड द मीटिंग ऑन द कैबिनेट ऑन हिज ओन राइट। अब जो भी कैबिनेट की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो ये अपने, इनके पास अधिकार है कि ये मीटिंग जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कभी कभी असिस्ट करते हैं, या डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो भी असिस्ट करते हैं, या कभी कभी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर दोनों जो है कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, असिस्ट करने का काम करते हैं। बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में कि किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं। तो देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उनको कभी कभी जो है इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह किसी मिनिस्ट्री का दे दिया जाता है। और ये जो है ये मीटिंग जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं तो कि कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ऑन ओन राइट, बट कैन अटेंड इफ़ इनवाइटेड। लेकिन अगर उनको इनवाइट किया जाएगा तो ये कैबिनेट मीटिंग में जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। अपने मन से नहीं जा सकते, इनको इन्वाइट किया जाएगा तभी जाएंगे। लेकिन बाद में देखें डिप्टी मिनिस्टर के बारे में देखें तो डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं एक तरह से जूनियर मेंबर समझिए, जिनको एक्सपीरियंस जिनका कम हो, ठीक है। तो जूनियर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जूनियर मेंबर्स होते हैं। इनको कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह जो है किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं मिलता है। केवल ये क्या करते हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या तो वो ये उनके अंडर में काम करेंगे, या जो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये उनके अंडर में काम करते हैं। तो एक तरह से ताकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा सके डिप्टी मिनिस्टर्स को, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो और ये जो है कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, इनको इन्वाइट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देखिए, ये कैबिनेट मीटिंग जो है अपने मन से अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन इन्वाइट किया जाता है तो कैबिनेट मीटिंग जो है ये अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास क्या पावर होती हैं, क्या शक्तियाँ होती हैं। तो पहले एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। तो देखिए, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो पावर है, तो जो एक राष्ट्रपति को जो एग्जीक्यूटिव शक्तियाँ दी गई हैं, जो एक राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं वही पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास ही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही करता है। कैबिनेट डेवलप द पॉलिसीज दैट विल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। देखिए, कैबिनेट क्या करती है कि जो भी पॉलिसी वगैरह डेवलप करती है फिर वो संसद में जाता है अप्रूवल के लिए। इट ऑब्टेन पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर दीज मेजर्स एंड देन इम्प्लीमेंट्स देम। उसके बाद जब संसद का अप्रूवल मीन्स जब पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो मिल जाता है, उसके बाद ही उस पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट लागू किया जाता है। इट मैनेज द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द ऑथराइज पॉलिसीज़। तो जो भी एक तरह से जो केंद्र का जो प्रशासन है, केंद्र के प्रशासन का पूरा पूरा जो जिम्मा है वो इन्हीं का है। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी सरकार के जो भी विभाग हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे विभाग जो है एक तरह से जो कैबिनेट है, हेड तो उसका प्राइम मिनिस्टर ही है, तो उनके द्वारा जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। कैबिनेट इज़ इन चार्ज ऑफ फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी। तो चाहे वो फॉरेन पॉलिसी बनाने की बात हो या डोमेस्टिक पॉलिसी जो है बनाने की बात हो, एक तरह से पूरे कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिलके करते हैं, ठीक है।
देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है, मीन्स हाउस ऑफ द पीपल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के लिए, जो भी उनके पॉलिसीज़ होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे उसको लेकर के वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अगर उसके संबंध में कोई फेलियर होता है तो वहाँ पे जो एक तरह से मिनिस्ट्री अगर कहेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं होती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, अगर लोकसभा में अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो सीधी बात है जो उनकी सरकार है वो गिर जाएगी, जो मिनिस्ट्री है ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं इमरजेंसी पावर के बारे में। तो जो जैसे देखिए प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट हैं, तो राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अपने मन से तो ये कर नहीं सकते, इनको रिकमेंड करने के लिए जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको रिकमेंड करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति हमेशा जो है वो प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पे ही काम करता है। व्हेन ही एक्सरसाइज इमरजेंसी पावर, जब भी वो इमरजेंसी लागू करेंगे, इमरजेंसी संबंधित कोई भी पावर डिसीजन लेते हैं राष्ट्रपति, तो वो किसके रिकमेंडेशन पे, तो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे लेंगे, ठीक है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही करेंगे। ओनली विद द कैबिनेट्स अप्रूवल, देखिए कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी है, स्टेट की इमरजेंसी जो बोलते हैं, देखिए 352 जो आर्टिकल है हमारा 352 बात करता है किसके बारे में, तो वो बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। उसके बाद आता है 356, ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में, या जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। उसके बाद 360 जो है वो आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो उसमें से केवल अभी तक 366 का यूज़ नहीं हुआ है, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी लगती रहती है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है। तो कमेंट में आपको ये बताना है कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी थी, किस किस ईयर में। तो आगे देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो भी इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा तो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। इन अकॉर्डेंस विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस ही टेक्स ऑल नेसेसरी स्टेप टू एड्रेस द इमरजेंसी। और इमरजेंसी की सिचुएशन में जो भी स्टेप लिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो चीज़ें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पे ही किए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। देखिए यूनियन लेजिस्लेटिव पावर्स आर इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्ले एन एसेंशियल रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं किसमें, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैं उसमें ये बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं। मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये पार्लियामेंट के तो मेंबर हैं ही, उसके अलावा जो है जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो इसके जो है वो एक तरह से एक हेड भी होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके हेड जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और ये जो है ये फुली पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो भी कानून बनाने से संबंधित जो भी नियम है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर वन हु इंट्रोड्यूस एंड पायलट द मेजॉरिटी ऑफ बिल। तो कि ज़्यादातर जो बिल्स वगैरह हैं ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हैं वही पास करते हैं। ज़्यादातर बिल जो है इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए पार्लियामेंट करीब करीब 95% जो टाइम है वो अपने गवर्नमेंटल बिजनेस मीन्स जो सरकारी कामकाज है उसी में बिताती है, विच इज़ ओवरसीन बाय मिनिस्टर्स, जो कि इन्हीं मिनिस्टर्स की देखरेख में सारे कार्य जो हैं हाउस के बिजनेस जो हैं वो कंडक्ट होते हैं। बिकॉज द मिनिस्ट्री हैज़ द बैकिंग ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, अ मेजर दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी पास्ड। देखिए अगर कोई भी नियम कानून आ रहा है तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जब उसको पास कर देगा तभी वो चीज़ जो है आगे बढ़ेगी, ठीक, क्योंकि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो सही बात है इनके पास मेजॉरिटी है तभी तो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो जब इनके द्वारा जब पास कर दिया जाएगा तभी वो कोई चीज़ जो है पार्लियामेंट से आगे बढ़ पाएगी, पास कर पाएगी। अब सपोज करते हैं कि लोकसभा कोई बिल पास करता है, ठीक है, लोकसभा से एक बिल पास हुआ, ठीक है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे उनका सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, कोई बिल पास हुआ और उस बिल को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं मिला, या उस बिल को वो रिजेक्ट कर देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और रिजेक्ट अ बिल दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सपोर्ट्स, और रिजेक्ट द कैबिनेट बजट, ठीक है। तो या ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा सपोज करिए कोई बिल पास किया जाता है, ठीक है, तो हाउस के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, या कैबिनेट के द्वारा बजट पास किया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ कंसिडर्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस। तो ये माना जाता है कि अगर मान लीजिए कोई बिल पास किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कोई बिल लेके आते हैं, पास करते हैं, अगर मान लीजिए लोकसभा है जैसे, तो ये पास किए लेकिन बिल जो है पास नहीं हो पाया लोकसभा से, तो ये माना जाएगा कि इनके पास जो है हाउस में मेजॉरिटी नहीं है और इनकी सरकार जो है वो गिर जाएगी।
वाइल डूइंग सो द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट माइट रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट द लोकसभा बी डिसॉल्व। उसके बाद जो है जो प्रधानमंत्री हैं या जो कैबिनेट हैं वो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। अब देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आर्टिकल जो 75 है हमारा क्लॉज 3 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाउस ऑफ द पीपल के लिए, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए। देखिए जो बेसिक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। मीन्स ये देखिए दर्शाता है एक तरह से यूनिटी। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमको एक तरह से एकता देखने को मिलती है, यूनिटी देखने को मिलती है। कलेक्टिव कैबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द accepted conduct of government minister as a part of the cabinet. In England, it works on well-established conviction. In India, the principle is ensured by making specific provision in the constitution. तो जो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सिस्टम है, ये हमें ये देखने को मिलता है इंडिया में, कि ये एक हमारी यूनिटी को दर्शाता है कि अगर जो भी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए, यानी हाउस ऑफ द पीपल के लिए। तो वो लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एक हमें एक तरह से एक जो सेम मत है वो देखने को मिलेगा। बात करें अगर कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस की, तो ए गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस फॉर सो लॉन्ग एज इट रिटेन द कॉन्फिडेंस। तो एक किसी की भी सरकार है वो तभी तक पावर में रहेगी जब तक उसके पास हाउस में कॉन्फिडेंस है। अगर उसके हाउस का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है तो उसकी सरकार है वो गिर जाएगी। कॉन्फिडेंस विच कैन बी अज्यूम अनलेस एंड अनटिल प्रूवन अदरवाइज बाय कॉन्फिडेंस वोट। तो उसी के लिए जैसे कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो इसलिए पास किया था। अगर लगता है कि इस सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सरकार जो है वो ऑटोमेटिक गिर जाती है, मीन्स प्राइम मिनिस्टर को वहाँ रिज़ाइन करना पड़ता है। सो इफ़ अ डिसीजन ऑफ ए पार्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑन ए पॉलिसी मैटर इज डिफीटेड इन लोकसभा, इसीलिए ये माना जाता है कि किसी जो भी मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है अगर वहाँ पे एक तरह से वो डिसीजन जो है डिफीट हो गया लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में वो चीज़ बिल या कुछ पास नहीं हुआ, तो इट इज़ नॉट द मिनिस्टर हु रिज़ाइन। तो ऐसा नहीं है कोई मिनिस्टर रिज़ाइन करता है, लेकिन पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक्स एंड स्विम्स टुगेदर, इट स्टैंड एंड फॉल्स टुगेदर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डूबेगा भी तो साथ में, तैरेगा भी तो साथ में, खड़ा भी होगा तो साथ में और गिरेगा भी तो साथ में। द इंडिविजुअल मिनिस्टर मे हैव डिफरेंस एमंग देमसेल्फ। देखिए जो इंडिविजुअल मिनिस्टर हैं तो उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई भी इशू वगैरह उसको लेकर, कोई भी समस्या उसको लेकर के, लेकिन एक बार अगर कैबिनेट के द्वारा अगर एक कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो ये भी एक जो है सभी मिनिस्टर्स के लिए एक जॉइंट डिसीजन बन जाता है। उसके बाद ये सभी की ड्यूटी बन जाती है, सभी ईच मिनिस्टर की ड्यूटी बन जाती है कि वो जो है पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट करें। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर जो है डिसएग्री करता है, सपोर्ट नहीं करता है कैबिनेट के डिसीजन का, तो ठीक है, तो उसको जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आता है एंटी डिफेक्शन के अंदर में ही। देखिए 1953 में क्या हुआ था कि B.R. अम्बेडकर ने जो है हिंदू कोड बिल पे जो है एक तरह से सहमति देने को मना कर दिया था, उस पर डिसएग्री कर गए थे, तो उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ा था। उसके बाद इसी तरह जब मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट जब 1986 में पास किया गया था तो उस टाइम जो है आरिफ मोहम्मद ने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था तो इसी चीज़ को लेकर के उनको डिज़ाइन करना पड़ा। तो देखिए जो बेसिक आइडिया है इस चीज़ के पीछे कि अगर आप अपने पार्टी से सहमत नहीं हैं, कि खिलाफ वोट देते हैं तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो इस ये है कि एक तरह से एक कलेक्टिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दर्शाती है। मीन्स ये दर्शाती है एक यूनिटी और होमोजेनिटी, ठीक है, टू द कैबिनेट, सो दैट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट नॉट रिटार्टेड, ताकि जो सरकार का जो फंक्शन है वो चलता रहे। एक तरह से ये यूनिटी को दर्शा रहा है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं एक इंडिविजुअल जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, लोकसभा के लिए, ठीक है, लेकिन अगर उनका एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखेंगे तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेड ऑफ द स्टेट को होती है, मींस प्रेसिडेंट को होती है। आर्टिकल जो हमारा 75 क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि मिनिस्टर्स शैल बी लाइबल टू बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। मींस राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मिनिस्टर को कभी भी रिमूव कर सकता है, लेकिन यहाँ लेकिन है, क्योंकि लेकिन वो एडवाइस जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट जो है किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। उसके बाद या तो उसके अलावा ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी मिनिस्टर से जो है वो कह भी सकता है रिज़ाइन करने को।
तो प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति से कहेगा कि इनको मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए, तो उस टाइम भी जो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बिना प्राइम मिनिस्टर की सलाह लिए राष्ट्रपति कोई भी काम नहीं करेंगे। बात करें नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है, वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए। द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट प्रिस्क्राइब इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम नहीं है। लेकिन देखिए इन द यूके द मोनार्क कैन नॉट डू एनी पब्लिक एक्ट विदाउट द काउंटर सिग्नेचर ऑफ मिनिस्टर हु इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। तो मान लीजिए कोई मिनिस्टर के द्वारा यहाँ यूके में ये नियम है कि अगर कोई पब्लिक ऐप लोगों के लिए पब्लिक एक्ट कोई लाया जाता है तो उस समय एक तरह से राष्ट्रपति के साइन करने के बाद जो है काउंटर साइन वो मिनिस्टर करेगा, जो वो लॉ लेके आया है उस मिनिस्टर को भी साइन करना पड़ेगा और वही मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, इफ़ द एक्ट वायलेट द लॉ, अगर वो एक्ट जो है किसी लॉ को वायलेट करता है तो वही मिनिस्टर उसी मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये चीज़ जो है हमारे इंडियन सिस्टम में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इन इंडिया एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर ए पब्लिक एक्ट शुड नॉट बी काउंटर साइन बाई ए मिनिस्टर। हमारे यहाँ क्या है, कोई भी ऑर्डर राष्ट्रपति पास करते हैं तो उसको किसी मिनिस्टर के साइन वाइन की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ लेफ्ट टू द प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स एज हाउ इस ऑर्डर आर टू बी ऑथेंटिकेटेड। ये प्रेसिडेंट के अपने उस पर ही निर्भर करता है, कैसे रूल बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। कोई भी मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस चीज़ के लिए। उसके अलावा देखेंगे तो जो कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, तो कोर्ट्स आर बैरिड फ्रॉम इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस। तो जो भी एडवाइस जो है मिनिस्टर्स के द्वारा दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो उसके लिए जो है कोर्ट्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, चाहे कोई भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दें राष्ट्रपति को, उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या क्या पोजीशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंटर जो रोल है वो प्ले करते हैं, क्योंकि वो जो है रियल पावरफुल एग्जीक्यूटिव हैं जो कि हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे, एक तरह से एग्जीक्यूटिव जो भी फंक्शंस हैं, जो भी काम होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियली एक्सरसाइज ऑल द प्रेसिडेंट पावर्स। मीन्स देखिए राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियाँ हैं वो एक तरह से सारे की सारी शक्तियाँ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही एक्सरसाइज की जाती हैं। प्रेसिडेंट अपने मन से तो करते नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही करते हैं। तो इनडायरेक्टली हमें ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं वो सारी शक्तियाँ जो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हैं। द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो कैबिनेट का जो हिस्सा है, जो मिनिस्टर्स हैं जिनको 15 से 20 जो मिनिस्ट्री मिली हुई हैं बड़ी बड़ी, तो वो ज़्यादा पावरफुल एक तरह से एंटिटी हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। All of these powers are exercised by the central institution. The cabinet is in charge of direction, supervising, controlling. ठीक है, तो जो भी कैबिनेट है वो डायरेक्ट करने का काम, सुपरवाइज करने का काम, कंट्रोल करने का काम, जो भी हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं, राष्ट्रीय पॉलिसीज़ हैं, और उसके अलावा जो भी प्रशासनिक काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस होते हैं, तो इन सभी चीज़ों का काम करने का जो है वो कैबिनेट ही एक तरह से इंचार्ज होता है। As the maker of all policies, सभी policies के maker, the director of administration and the supreme coordinator of government activity, the cabinet enjoys an enviable position. It is indeed the steering wheel of the ship of the state. ये कहा जाता है कि जैसे जहाज की एक स्टीयरिंग व्हील होती है ना, पानी की जहाज, उसकी एक स्टीयरिंग होती है। तो एक तरह से जो ये मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो एक तरह से जहाज के स्टीयरिंग व्हील की तरह हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ पावर एंड द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, एक तरह से ये पावर का जो है वो क्या है, सेंटर, केंद्र है। ठीक है, मेन जो सेंटर होता है, बिंदु, जैसे जो भूकंप आता है उसका एक सेंटर होता है, कोर, तो वैसे ही जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसका जो मेन जो कोर है, जो मेन पावर है, वो क्या है, तो वो ये मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं। अब देखिए कुछ जजमेंट्स देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड। पहला केस है हमारा SR चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2001 का केस है ये। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉन मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड विदाउट बीइंग इलेक्टेड, कि अगर कोई मेंबर नहीं है, मीन्स लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो उसको आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, जब दोबारा जब वो इलेक्ट होगा, जब चुनाव में मीन्स जब चुनाव होगा, दोबारा इलेक्ट होगा, तभी वो मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मेंबर नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा होता है, ठीक है, वो 6 महीने में साबित नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं है कि फिर से उसी को दोबारा रिअपॉइंट करके मेंबर बना दिया जाएगा। हाउएवर ए नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। लेकिन देखिए एक नॉन मेंबर को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है एक पार्ट बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने, क्योंकि उसको उसके बाद किसी न किसी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। तो अगर नहीं बन पाता है तो फिर वो मिनिस्टर थोड़ी रहेगा।
उसके बाद देखेंगे तो देखिए ओथ बाय देवीलाल एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन 1990 वॉज चैलेंज। देखिए देवीलाल बने थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 1990 में, 1990 में। तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इनको शपथ दिलवाया गया था। तो उसको जो है एक तरह से कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे संविधान वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के ओथ की शपथ की बात करता है, न कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के शपथ की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ओथ को वैलिड करार दिया और ये कहा कि ए पर्सन एज डिप्टी पीएम इज डिस्क्रिप्टिव ओनली एंड सच डिस्क्रिप्शन कुड नॉट बी कन्फर ऑन हिम और एनी पावर्स ऑफ पीएम। तो ये कहा गया है कि जो डिप्टी पीएम का जो पद है वो एक तरह से सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पद है, ठीक है। और मान लीजिए वो ओथ ले रहे हैं तो जब तक वो सही तरीके से ओथ लेते हैं, अगर उसमें कोई वो गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ सही है, ठीक है। यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया वो उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मिनिस्टर एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर टाइप ऑफ मिनिस्टर सच ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ विच देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जिससे देखेंगे तो जो स्टेट के जो मिनिस्टर हैं या जो डिप्टी मिनिस्टर हैं इनका कोई भी उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। तो अगर ये ओथ इनको दिलवाया भी जा रहा है तो अगर ओथ वो सही ले रहे हैं, ठीक है, मीन्स उसके पास जो है ओथ में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं अगर वो सही हैं तो वो ओथ गलत नहीं है, वो ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।